यहाँ मंच पर मेरे साथ उपस्थित वरुण जी, विमला जी, मोनिका जी और मेरे सम्मुख उपस्थित वरिष्ठ जन भी हैं, मातृशक्ति और परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने जैसी भूमिका निभाने वाले मेरी जैसी आयु के बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। अभी इससे पूर्व के सत्र में पर्यावरण विषय पर चिंतन हो रहा था। और मैं पीछे बैठा हुआ सुन रहा था। पंच परिवर्तन, इसका भी उल्लेख हुआ। यानी 5 प्रकार की ऐसी बातें जो समाज को अपने जीवन में उतारने के लिए एक विशिष्ट वर्ग, एक समूह जो देश के संदर्भ में पिछले 100 वर्षों से काम कर रहा है, उसने आग्रह किया है। वैसे तो केवल 5 ही चीज़ें तो महत्वपूर्ण नहीं हैं। किसी भी देश, राष्ट्र, समाज, व्यक्ति, इसके लिए तो बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन समाज को जोड़ने के लिए और राष्ट्र और देश के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जो सर्वाधिक आवश्यकता वर्तमान परिस्थितियों में लगती है, उन 5 बातों पर पूरा समाज, पूरा देश, उसका हर नागरिक ध्यान दे, ऐसा उस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले एक संगठन के प्रमुख ने आह्वान किया है। उसमें से एक अभी पिछले सत्र में आप सबने सुना, पर्यावरण। एक के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा हम अब करेंगे। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि वो जो परिवर्तन करना चाहते हैं, तो परिवर्तन शब्द ही अपने आप में ये दर्शाता है कि जो चीज़ है इस समय वर्तमान में उपस्थित, उसको कुछ बदलना है। वर्तमान चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे हमारा आचरण हो, या जो कुछ भी इस समय वर्तमान में है, और जो वर्तमान में है उनमें से 5 बातों का आग्रह ये होना प्रारंभ हुआ है। उनमें से एक पर्यावरण था। अभी पिछले दिनों में पहाड़ों में गया था, एक हमारा कार्यक्रम था। इतनी सुंदर वहाँ की वातावरण थी कि लगता था कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। खिली हुई उजली धूप, बिल्कुल आर पार दिखने वाला वायुमंडल, कल कल बहती हुई अत्यंत स्वच्छ जलधारा, और वहाँ जो चारों तरफ का वातावरण था वो इतना दर्शनीय था कि सामने बर्फ से आच्छादित पर्वतमालाएं ऐसे आँखों से आप देख सकते थे जो शायद 50-60 किलोमीटर दूर रही होंगी। ये वहाँ का वातावरण था। 19 तारीख को मुझे वापस आना था। मेरी फ़्लाइट थी वहाँ से 11:15 बजे।
सुबह 7:30 बजे मुझे समाचार मिला फ्लाइट इज इन टाइम। हम तैयार हो गए, 8 बजे 8:30 बजे चलेंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन चलने से पहले ही ये सूचना आ गई कि नहीं, अब वो फ्लाइट 1:30 बजे जाएगी। हमें आश्चर्य हुआ, भाई सुबह तो सूचना तुमने दी थी कि ये 9:30 बजे जो 11:30 बजे जो राइट टाइम है उसी पर जाने वाली है, ये बदला क्यों? खोजबीन की गई तो पता लगा कि दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है कि फ्लाई कर सके, क्योंकि उसी जहाज़ को आना था और उसी जहाज़ को वापस जाना था। जहाँ मैं था वहाँ इतना सुंदर वातावरण, इतनी बढ़िया धूप, इतना अच्छा स्वच्छ वातावरण, और यहाँ देश की जो राजधानी है वहाँ का वातावरण ऐसा था। और जब मैं घर आया तो पता लगा कि मेरे पोते पोतियाँ जो हैं उनके स्कूलों की भी छुट्टी हो गई। तो ये हमें ये दर्शाता है कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या बदलना है। जब मैं वो सुन रहा था पर्यावरण के संदर्भ में, तो बदलना, क्यों बदलना, उसका जिम्मेदार कौन है और उस बदलने को करने का काम किसको करना है। मेरे दिमाग में आया कि ये जो हम आज देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ जो कुछ है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो हम हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है। प्रकृति तो नहीं है कम से कम। और उसे ठीक कौन करेगा? उसे भी हमें करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि हमारे जो आने वाली संतति है, जो पीढ़ी है, वो अच्छी प्रकार से जीवन जी सके, जैसा वातावरण उसे मिलना चाहिए वैसा उसको मिल सके, तो ये हम सबका साझा कर्तव्य बनता है उस दिशा में प्रयत्न प्रारंभ करना होगा। वरना तो ये और अधिक डिटोरिएट होने की तरफ बढ़ने वाला है, क्योंकि हम संख्या में भी बढ़ रहे हैं। जो उपभोग करने वाली हमारी चीज़ें हैं, जब हम उसे उपभोग कर लेंगे तो कुछ तो उसमें से निकलेगा ना। जो निकलेगा वो हमारे जीवन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला है, और वो प्रभाव कम से कम हो, इस दिशा में सोचने का काम इस देश के क्या, पूरे विश्व के हर नागरिक को करना होगा। उसके बिना और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बिगाड़ भी हम ही रहे हैं तो सुधारना भी हमें ही पड़ेगा। जो भी चराचर जगत में पशु हैं, पक्षी हैं या अन्य जीव जंतु हैं, वातावरण को अच्छा या बुरा करने की जिनकी जिम्मेदारी है या करते हैं, वो सब अपनी जगह पर ठीक काम कर रहे हैं। जो उनकी भूमिका है वो सब कर रहे हैं। गड़बड़ कौन कर रहा है? एकमात्र मनुष्य। उसकी ग्रीड ही समाप्त नहीं हो रही है। अब जिस विषय पर हमें बात करनी है वो है मैं से प्रारंभ होता है, और हम पर जाकर जो सबसे निकट की उसकी इकाई है वो परिवार है। वो जो परिवार बनता है वो समूह में काम करने का उसका एक स्वभाव बनना चाहिए। वो कैसा हो? क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी भूमिका निभाता है, वो जब सामूहिकता की श्रेणी में आता है तो प्रभावी होता है। हम में से कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति के नाते एक व्यक्ति ना तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ कर सकता है, ना बहुत ज़्यादा सुधार कर सकता। सुधार करने की कल्पना तो उसको आ सकती है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा,
वो प्रयत्न भी कर सकता है, करेगा भी, लेकिन फिर भी उसको अंतिम परिणति तक जो उसकी कल्पना है उस तक ले जाने के लिए उसे समूह की आवश्यकता पड़ेगी। वो समूह एक से यानी मैं से हम की तरफ जाने वाली जो दूसरी इकाई है वो परिवार है। वो जिसमें रहता है वो उसको इस ओर ले जाने का काम तो निश्चित रूप से करती है वो इकाई, कि वो रोता रहे, दुखी रहे, प्रसन्न रहे, आनंद के साथ रहे, कैसे रहे? अगर उसको अपने जीवन का आनंद उठाना है तो परिवार आनंदमय होना चाहिए। 3 बातें उसमें हम सोच सकते हैं। परिवार इकाई की दृष्टि से वो जो परिवार है, वो जो हमारी परंपराएं हैं जिनका हम पालन करते आए हैं, उसमें कुछ ना कुछ भक्ति के संदर्भ को लेकर काम होना चाहिए। उसमें शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार का संरक्षण, अगर परिवार को अपना संरक्षण करना है तो वो सक्षम होना बहुत आवश्यक है। और जो तीसरी चीज इन 2 बातों के होने से प्राप्त होने वाली है वो परिवार का आनंद है। वो अगर हमें मिलता है तो फिर जो उस परिवार के सदस्य हैं, इंक्लूडिंग दैट पर्सन, जो उस इकाई का एक महत्वपूर्ण अंग है, वो भी आनंद में रहेगा। अब उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो करना पड़ेगा वो उनके बीच में जो एक कोहेसिवनेस चाहिए, एक सामंजस्य चाहिए, एक समन्वय चाहिए, वो उत्पन्न करने के लिए कुछ न कुछ उस व्यक्ति को प्रयत्न करना होगा। और वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, उसकी समझ के ऊपर निर्भर करेगा, जो परिवार है उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन कुछ पहलू सभी पर लागू होंगे। जो उस परिवार के सदस्य हैं, अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो वो अलग अलग बिहेव करने वाले नहीं होने चाहिए। उनको एक सामंजस्य के साथ आपसी समझ और आपसी संवाद उनके बीच में अगर नहीं होगा, एक दूसरे के साथ अपना जो भी विचार है या समस्याएं हैं या कुशलताएं हैं वो नहीं जानेंगे, और जो कुशलताएं हैं वो आपस में एक दूसरे के प्रति उनको शेयर नहीं करेंगे, तो बात बनने वाली नहीं है। इसके लिए उसे अपने परिवार के अंदर कोई व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने 3 बातें कही, भक्तिमय होना चाहिए। कोई ना कोई परिवार में ऐसी व्यवस्था बनानी आवश्यक है कि भक्ति के माध्यम से, साधन के रूप में उसका प्रयोग करते हुए समाज की दृष्टि से जिस भी प्रकार की व्यवस्था उस परिवार में हो, उसको समूह के रूप में सभी सदस्य कोई ना कोई व्यवस्था परिवार में ऐसी जरूर बनाएं जिसके आधार पर वो एकत्र होकर इस भक्ति नाम की चीज जिसको कह रहे हैं, या वो भगवान की आरती हो सकती है, भगवान के प्रति समर्पण के भाव को सामूहिक रूप से अभिव्यक्ति हो सकती है, वो एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और उसके लिए कुछ अपने परिवार का नियम निर्धारित करना होगा। सप्ताह में होगा, शाम को होगा, सुबह होगा, क्या परिस्थिति है परिवार की, उसके अनुरूप उसको व्यवस्था बनानी होगी। परिवार ठीक प्रकार से चले
तो जो सदस्य हैं उनकी कुशलता क्या है, एक्सपर्टाइज क्या है, काम क्या करते हैं, वो ठीक प्रकार से चलने चाहिए। तो आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं क्या। हो सकता है किसी परिवार में 8-9 सदस्य हों, कोई दुकान चला रहा हो, कोई जॉब कर रहा हो, कोई ऐसा भी हो जो खेती कर रहा होगा, अलग अलग प्रकार के प्रोफेशंस में हो सकते हैं, लेकिन क्या वो आपस में सहायता करते हैं? एक दूसरे की कठिनाइयों में अपना कुछ योगदान करते हैं क्या? अगर करते हैं तो परिवार शक्ति संपन्न होगा और इसका परिणाम होगा। और भी कुछ बातें हो सकती हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था परिवार में बनाई है जिसमें परिवार के सभी सदस्य किसी एक समय में मिलकर आपस में अपनी अपनी बातों को शेयर करने की व्यवस्था बना सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। भोजन एक साथ कर सकते हैं क्या? जो भी व्यवस्था बनाएं उसमें आपसी सामंजस्य उनमें स्थापित हो, वो एक व्यवस्था के अंतर्गत बांध दिया जाना चाहिए और उसको सभी सदस्यों को आनंद पूर्वक दिल से, मन से, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती होगी तो घपला हो जाएगा, ध्यान से पालन करने की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। हम सब ने बचपन में, और मैंने तो खूब खेली है, आजकल के बच्चे शायद नहीं खेलते होंगे, सांप सीढ़ी होती है ना, एक खेल होता है, होता है उसमें 6 से हिलाते हैं, डालते हैं, सांप सीढ़ी। हाँ, उसमें जब सांप पर चली जाती है मेरी गोटी तो वो फिर नीचे आ जाती है और सीढ़ी के प्रारंभ में अगर पहुंच गई तो खट्ट से ऊपर चली जाती है। अंक क्या है इसके ऊपर निर्भर करता है। गोटी कहाँ पहुंची है, परिवार के साथ भी है। अगर परिवार के सदस्य आपस में सहयोगी भूमिका में हैं तो सीढ़ी का काम करेंगे, वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऊंचाई पर ले जाने की व्यवस्था होगी। तो परिवार के अंदर जो व्यवस्था के अंतर्गत एक दूसरे की सहायता करने के साथ साथ परिवार को ऊपर ले जाने की प्रक्रिया है, वो प्रारंभ हो जाएगी। और कहीं एक दूसरे को काटने का काम कर रहे हैं तो सांप हो जाएगा। जैसे ही वो काटना शुरू करेगा, सांप काटता है तो जहर होता है ना, जय जय श्री राधे हो जाएगी। तो परिवार व्यवस्था को मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से समन्वित भूमिका में लाने का काम ये परिवार के सभी सदस्यों का है। वो छोटा है तो, बड़ा है तो। इसमें घर के जो बालक बालिकाएं हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, क्योंकि आने वाले समय में वो उस परिवार को आगे या पीछे ले जाने की भूमिका में आने वाले हैं। तो उनका विकास कैसा हो रहा है उस पर ध्यान देना होगा। इसके लिए मेरे ध्यान में 5 सूत्र आते हैं। सबसे पहली है शिक्षा। हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, बालक हैं, वो ठीक से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं क्या? तो इसको आप कह सकते हैं जैसे शेरनी का दूध पिया जाता है ना, मजबूत होने के लिए, निडर होने के लिए, वो सारे गुण जो शेर में होते हैं वैसे गुण लाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वो ठीक है क्या परिवार के अंदर? व्यवस्थित है क्या? जो होना चाहिए परिवार के उन सदस्यों को जिनको शिक्षा प्राप्त करनी है, वो हो रही है क्या? ये व्यवस्था परिवार में ठीक प्रकार से चलने वाली हो, ये पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र परिवार में ही होता है, बाहर भी होता है, वह है संस्कार।
अगर परिवार के अंदर कैसे बिहेव करना है, किससे कैसे बात करनी है, मेरे शब्दों का चयन क्या होगा, आपस में सामंजस्य के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, वो जिस संस्कार की आवश्यकता उस बालक को है, वो अगर हमने उसे बचपन में दिया तो बड़ा होते समय जब वो खुद उस परिवार की व्यवस्था को करने के लिए पहुंचेगा तो जो बचपन में प्राप्त किया गया संस्कार है वो उसको उस भूमिका में लेकर आएगा। अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा बेकार है। वो शिक्षा प्राप्त तो कर लेगा, नौकरी शौकरी भी लग जाएगी, नाम के आगे पीएचडी या एमए या जो कुछ भी है वो तो लग जाएगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो ना तो परिवार के लिए, ना समाज के लिए, ना राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होगा, गड़बड़ करेगा। इसलिए संस्कार के बिना शिक्षा बेकार है। तीसरा सूत्र, संगति। कैसी वातावरण में किन लोगों के साथ बैठ रहा है, वो संगति अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो चाहे बालक हो और चाहे बड़ा हो। बड़े को तो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा ना अपने आप को। बताने से काम नहीं होता, दिखाने से काम होता है। तो जो समझदार परिवार के सदस्य हैं, उन्हें वो किस संगति में हैं, उनके साथ कौन लोग बैठते हैं, वो क्या बातें करते हैं, क्या आपस में चर्चा करके किस प्रकार से बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं आपस में और परिवार के साथ, उसे देखकर उस नए सदस्य को जो आगे आने वाली जिम्मेदारी संभालने वाला है, वो उस जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभा पाएगा। अगर उसने देखा है कि कैसी संगति में मेरे बड़े, मेरे से समझदार बंधु, घर के सदस्य उस काम को कर रहे हैं। तो तीसरी है संगति। और अगर संगति ठीक नहीं है तो ना शिक्षा काम की है और ना संस्कार काम का है, क्योंकि संस्कारों की अभिव्यक्ति भी संगति के ऊपर निर्भर करती है। चौथा सूत्र है एकात्मता परिवार के अंदर। वो एक है क्या परिवार? आपस में मिलकर काम करता है क्या? एक दूसरे की कठिनाइयों को देखता समझता तक सीमित नहीं है, उसमें सहयोग करने की प्रयत्न करता है क्या? परिवार के अंदर कोई भी मुश्किल आती हो, उसमें सब परिवार के सदस्य साथ मिलकर उस कठिनाई को दूर करने का काम करते हैं क्या? और अगर वो करते हैं तो ठीक है, ये तीनों बातें ठीक से काम करेंगी। और अगर नहीं करते हैं तो पहली तीनों चीजें बेकार हैं। परिवार नहीं आगे बढ़ सकता ठीक प्रकार से। मैं समझ रहा हूं मेरा समय हो गया है, फिर भी पांचवा सूत्र तो बताइए दूं। वो पांच असल में मैं धीरे बोलता हूं ना तो समय ज़्यादा लगता है। तो जो पांचवा सूत्र है एकता के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण, वो परिवार का स्थान है। ये जो चारों सूत्र हैं, इनके साथ साथ परिवार सारा मिलकर समाज में, देश में, राष्ट्र में क्या भूमिका निभा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये चारों के चारों सूत्र मिलकर जिस व्यक्ति का निर्माण करते हैं, वो व्यक्ति फिर समाज में, राष्ट्र में मिलकर एक भूमिका निभाता है। वो अगर ठीक भूमिका निभाने की आपको लगता है कि उसे निभाना चाहिए, तो उसे अपने कर्मों को ऐसा निर्धारित करने पड़ेगा कि जो समाज की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से या राष्ट्र की दृष्टि से आवश्यक लगते हों और वो सकारात्मक भी हों,
अच्छे भी हों, राष्ट्र की, समाज की उन्नति में योगदान देने वाले हों, अगर वो प्राप्त करना है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि समाज में परिवार का क्या स्थान है, और वो इन सब की सामूहिक साझी जिम्मेदारी होगी जो परिवार के सदस्य हैं। तो मुझे बात तो मैं फालतू बहुत सारी कर सकता हूँ, लेकिन समय है तो आप सबसे निवेदन है, आप भी किसी न किसी परिवार के एक अंग होंगे, सदस्य होंगे। प्रयत्न कीजिए कि आप स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों को उस दिशा में ले जाने का प्रयत्न करें कि जिससे ऊपर की जो इकाई है राष्ट्र, और हम राष्ट्र से ऊपर भी एक और इकाई जिसको हम विश्व कहते हैं, उस तक के अच्छे होने की कल्पना करते हैं। हम सामान्य लोगों से फर्क हैं। तो विश्व को ठीक करने की दृष्टि से पहले अपना देश ठीक होना चाहिए। अपना देश ठीक करने की दृष्टि से हमारा समाज, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम बिहेव करते हैं, जहाँ हम आचरण करते हैं, वो ठीक है क्या? और उससे बाद में अगर मेरा परिवार ठीक है तो वो समाज ठीक होगा, और अगर परिवार को ठीक रखना है तो मुझे ठीक होना पड़ेगा। शुरुआत फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से होगी। तो यहाँ जितने भी आप बंधु बैठे हैं, जरूर विचार करें कि आप क्या योगदान परिवार में देना चाहते हैं। वो अगर सकारात्मक पक्ष हो, आप जिस बात को परिवार के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा वो विश्व की शांति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी इंडिविजुअल भूमिका। वो अगर ठीक है तो विश्व को शांति के साथ रहने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। जो जो आवश्यकता होंगी वो सब पूरी हो जाएंगी, लेकिन मैं से हम की जो यात्रा है वो परिवार से ही प्रारंभ होती है। वो अगर आपने ठीक की, अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए और अपनी अपनी जो पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार ढालते हुए, तो निश्चित रूप से जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम का जो हम उद्घोष करते हैं, कल्पना करते हैं, वो हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ।